अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से लिखे गए ख़त के आज भी आफ्टर शॉक्स देखे गए। आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ख्वाहिश पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात जारी रही और इसके बाद ये ऐलान किया गया कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ है कि हाई कोर्ट जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन गैर जानिबदार रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये तस्दीक की कि एक रुकनी कमीशन के लिए ताहाल के लिए कोई नाम तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस बात के ऊपर इत्तफाक पाया गया कि रिटायर्ड ही होंगे। उनसे कैटेगोरिकली जज साहब का नाम लेकर साबिक जज साहब का नाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जब पूछा गया सवाल रिपोर्टर की तरफ से, तो उन्होंने कहा उनका शायद दीगर नाम भी ज़ेर बहस आए। सो अब ये जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, इनके मिसकॉन्डक्ट से मुतालिक भी एक रिपोर्टर की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या कोई मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई भी बनती है, तो इस पर भी वज़ीर कानून ने कहा कि इसका जवाब भी इस कमीशन में ही आएगा। और साथ ही इस बात का ऐलान किया कि वफाकी काबीना इसके TORs की मंजूरी देगी, इस कमीशन ने किस तरीके से ऑपरेट करना है, आगे उसके अंदर किन मामलों पर गौर करना है। ये इंदिया भी उनकी तरफ से दिया गया कि ये जो कमीशन है, इस मामले के अलावा ये जो 6 जजेस का लिखा हुआ ख़त है, अदलिया में मुदाखलत के माजी करीब में पेश आने वाले वाक़यात को भी देखेगा। तो ये आज हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है इस अहम मुलाकात के बाद जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के दरमियान हुई है। हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे कि क्या हाजिर सर्विस जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन एक बेहतर अंदाज में ऑपरेट कर पाएगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या अदलिया की आज़ादी का फैसला करने का इख्तियार वफाकी काबीना के हवाले करना कैसा अमल होगा, क्योंकि वफाकी काबीना ही इसके TORs बनाएगी, इस कमीशन के हवाले से फ़ाइनल फ़ैसला देगी। लेकिन ये जो कैबिनेट है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पार्टी के ऊपर बनी हुई मुश्तमिल ये हुकूमत है। नून लीग के कई रहनुमा पहले ही जवाबी इल्ज़ामात इन 6 जज साहिबान के ऊपर लगा चुके हैं, इनको सियासत ज़दा भी करार दे चुके हैं। सो क्या हैसियत होगी इसकी। दूसरा, इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का ऐलान करके 6 जजेस की जानिब से जो उस ख़त के अंदर इस्तदा की गई थी, उन्होंने कहा था एक कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें तमाम जज साहिबान हों और वो अगर किसी और को भी इस किस्म के किसी मसाइल का सामना है तो उसका भी इजहार कर सकें। वो तमाम चीज़ें क्या पीछे रह जाएंगी जो बेसिकली उनकी तरफ से रिक्वेस्ट और इस्तदा थी। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्ट, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब माहिर कानून, और एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब भी हमारे साथ हैं। आप माहिर कानून हैं और मुख्तलिफ मामलात को अदालत ले जाते हैं, जिस हवाले से हमारी खबरों की भी जीनत बनते हैं। ये जजेस के ख़त के मामले के ऊपर भी मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की है। सो उस हवाले से भी हम मियाँ साहब से बिलखुसूस बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो आज का ये ऐलान हुकूमत की तरफ से किया, ये एक मुनासिब वे फॉरवर्ड आपको लगता है किसी भी एतबार से, जिस किस्म के तशवीशनाक इल्ज़ामात मुबैना तौर पर इसके अंदर रेस किए गए इस ख़त के अंदर, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये यक रुकनी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक रुकनी कमीशन ही होगा, लेकिन नेक नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर कानून ने, नेक नाम साबिक जज इसकी जो है इसके अंदर होंगे। सो आप समझते हैं कि जब वफाकी कैबिनेट ही TORs बनाएगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सी सूरत हाल पैदा होगी, या यही एक नॉर्मल तरीक़ाकार, एक मुनासिब तरीक़ाकार होगा आगे बढ़ने का? देखिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होता और बेहतर ये होता कि जो इल्ज़ामात थे उनकी संगीन नौइयत को देखते हुए, ये बात देखते हुए कि तकरीबन सारे के सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 5 हाई कोर्ट्स हैं आपकी पूरे मुल्क में, उसमें एक मुकम्मल हाई कोर्ट ने ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमारे ऊपर ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से हमारे ऊपर सर्वेलेंस होती है, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स को थ्रेटन किया जाता है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बिठा के खुद ये मामला सुओ मोटो लेना चाहिए था, और उसकी अगर कोई तफ्तीश होनी है तो उसकी भी निगरानी
जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले होनी चाहिए थी। ये तमाम TORs हुकूमत को दे के कि आप हुकूमत को दे दें, जबकि एक इशू ये है कि हुकूमत की तरफ से या कम से कम इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हमारे ऊपर दबाव है। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था कि तमाम TORs तय करने का इख्तियार भी गवर्नमेंट को दे दिया जाए और फिर गवर्नमेंट की चॉइस दे दी जाए कि किसको कमीशन में अपॉइंट करना है। दूसरी बात यह है कि हमने माजी में कमीशंस की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात होते हैं, आपको याद होगा सलीम शहजाद के केस में भी जो सहाफ़ी थे जिनका इल्ज़ाम था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उन्हें टॉर्चर किया है और उनका कत्ल हुआ है, उस पे कमीशन बना, मिसिंग पर्सनस पे कमीशन बना। बट आपने कभी ये नहीं देखा कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव के ख़िलाफ़ या किसी अफसर के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई हुई हो उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। अभी हालिया दिनों में ये फैज़ाबाद धरना के केस में कमीशन बनी है, उसमें वो कमीशन जो थी वो इवन एक रिटायर्ड ISI के चीफ को मद्दू नहीं कर पाई। उन्होंने फिर शायद सवालात भेजे, उन सवालात का तहरीरी जवाब आया, मगर अपने सामने वो कमीशन वो एक रिटायर्ड जनरल को भी पेश नहीं कर सकती थी। तो इन तमाम इल्ज़ामात की रोशनी में मैं समझता हूँ बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला खुद टैकल करती। साकिब बशीर साहब, बड़ा रेयर मोमेंट होती है जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सिटिंग चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। पाकिस्तानी तारीख में वैसे वन पेज और इतने बेहतर हालात भी नहीं रहते जहां चीफ जस्टिस साहिबान से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स मिले। हालिया तारीख में हमने देखा कि 2010 में गिलानी साहब की इफ्तिखार चौधरी साहब से मुलाकात थी और हालात बड़े कशीदा थे उन दिनों में। 2018 में शायद खाकान अब्बासी साहब की साकिब निसार साहब से कशीदा हालात के अंदर मुलाकात हुई। वन पेज पे रहते हुए ये जब तक याद पड़ता है, ये हालिया दौर के अंदर दूसरी मुलाकात है, एक जो इमरान खान साहब की साकिब निसार साहब से एक इवेंट के मौके पे जहां उन्होंने पैनामा लीक्स को नए पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया। दूसरी आज वन पेज का माहौल है, शहबाज शरीफ साहब की जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात। इट्सेल्फ प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग के लिए जाना और इन हालात के अंदर ये मीटिंग होना ऑप्टिक्स के एतबार से दुरुस्त था। दूसरा सवाल एक ये उठाया जा रहा है कि जब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट की मीटिंग क्यों जारी है? आप क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि जब फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली गई थी, कल इजलास भी हुआ 2 घंटे का, आज 1.5 घंटे का इजलास हुआ, तो उसका फिर क्या मकसद था? उसका इल्ज़ाम नहीं आया, आज भी नहीं आया। और जो अटॉर्नी जनरल से मीटिंग हुई थी, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस उनकी ख्वाहिश पर ये मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ, तो उनकी जो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई थी वो तो कल वाले फुल कोर्ट इजलास से पहले हुई थी। तो इसका मतलब है कि फुल कोर्ट इजलास से पहले ये तय हो गया था, या इस तरह की कोई सिचुएशन थी, या बाद में कोई मैसेज कन्वे किया गया? क्योंकि ऐसी इत्तलात हैं कि इस किस्म की कोई फुल कोर्ट मीटिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये गवर्नमेंट करे और सारे मामलात उनके हैंड ओवर कर दिए जाएं और वो जो है वो देखें। क्योंकि इसमें आप देखें ना कि रिटायर्ड जज 6 जो सिटिंग जजेस हैं उनको रिटायर्ड जज के सुपुर्द कर दिया है कि आप हेयरिंग दें और उसके बाद आप फेट डिसाइड करें। फिर कल से और आज ये बात भी हो रही है कि जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मैं हैरान होता हूँ कि जस्टिस सिद्दीकी जब उन्होंने पिंडी बार से जब खिताब किया तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त एक ही क्वेश्चन था कि जो बातें उन्होंने की हैं, ठीक है, एक जज को अगर मसला है तो वो अपने जो सुपीरियर है चीफ जस्टिस को बता सकता है या एक प्रॉपर चैनल उनको कन्वे कर सकता है, अपने चीफ जस्टिस को बता सकता है, तो फिर ठीक था, उनको पिंडी बार में नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या हुआ है? ये जो जजेस हैं फिर एक दिन की बात नहीं है, ये एक साल की बात है। ये जो आपके लेटर्स आपके सामने आए हैं, ये चीजें बहुत सारी चीजें तो अभी रिकॉर्ड पे नहीं आई। 19 अप्रैल 2023 से तो ये लोग साइट कर रहे हैं कि हमने बात करना शुरू कर दी थी। नहीं, बात करना शुरू कर दी थी, बता रहे थे, मतलब हर स्टेप पे बता रहे अपने चीफ जस्टिस को। फिर उस जो अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा साहब, इनके साथ भी मई 2023 में जब वो चीफ जस्टिस बंदयाल से मिले तो इनसे भी मिले। और ये आप 10 मई 2023 का लेटर खोलें
पहले सफ़े पे ही 3 जजेस का इतना बड़ा वो मतलब एलेज कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल पसे पर्दा डाला गया। मतलब एक दिन की ये कार्रवाई नहीं थी, तो 6 जजेस इतने बड़े मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो आप सारा मामला फिर ये यही जज आगे जाकर ये जो पैरा 6 है वहां जाकर आप देखें तो वो एग्जैक्टली कह रहे हैं कि ये मतलब ये चेक किया जाए कि एग्जीक्यूटिव जो है क्या ये उसकी पॉलिसी है कि वो अपने इदारों के जरिए ये जो फेवरेबल कोई फैसले लेना चाह रहे हैं या इस किस्म की मुदाखलत करके इन्फ्लुएंस करके, तो आपने उन्हीं एग्जीक्यूटिव को कहा है जी आप ही टीओआर बनाएं, आप ही एक रिटायर्ड जज को बिठाएं और आप ही जो है उसकी वो कर दें। इससे कबल कितने ये कमीशन बने हैं जो जिन कमीशन के मतलब ये सलीम शहजाद कमीशन है, ये अभी रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट में ब्रॉड शीट कमीशन एक बना था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कहीं नहीं है। मिसिंग पर्सन कमीशन, इस किस्म के और कमीशन, आमिर मीर कमीशन बने हैं, किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। और ये सादा मामला नहीं है, ये 6 जज जो है हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और हाई कोर्ट के टोटल जजेस की तादाद है 6 जज कह रहे ये इतने बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, आपकी एक पूरी हाई कोर्ट गैर फाल हो सकती है कि इस तरह के एलिगेशन को अगर आप इस तरह ओपन छोड़ देंगे और उसका कोई आउटकम भी नहीं हो, कोई उसका मतलब इसको किसी लॉजिकल एंड तक भी ना पहुंचाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखती। उन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चले मान लिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं पता था, उसमें भी वो राय मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ 1 साल से ये मामला हो रहा है, 1 साल से हम अपने चीफ जस्टिस को बता रहे हैं, अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें राय तो देना कि अगर किसी जज के साथ ये होता है तो वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए। तो ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट को खुद हैंडल करना चाहिए था और वो सिटिंग जजेस बिठाते, अगर कमीशन बनाना ही था सिटिंग जजेस बिठाते, क्योंकि रिटायर्ड जो जजेस होते हैं उनका सिस्टम में स्टेक इतना नहीं होता। और फिर दूसरी बात यह है कि 6 सिटिंग जजेस को आप रिटायर्ड जजेस के हवाले कर रहे हैं। कैसा ही मियां दाऊद साहब, आपने जो पिटिशन दायर की, मैं उस पर ज़रूर बिलखुसूस इस प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी। उसमें आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है जज साहिबान ने और बड़ी सख्त किस्म की आपने उसमें बातें की हैं, लेकिन पहले इस पर आप अपना कमेंट कीजिएगा। जो यहाँ पर बात हुई है, जो हुकूमत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया गया इन जज साहिबान की तरफ से, अब हुकूमत ही इसकी इंक्वायरी करेगी, एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर ऑपरेट करती हैं, ये क्या कोई दुरुस्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है? मैं बिल्कुल एक लाइन के अंदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब की राय को और साकिब बशीर साहब की राय को बिल्कुल अडॉप्ट करता हूं, और मैं नहीं ये समझता कि हुकूमत के किसी कमीशन की इस मामले के अंदर कोई वक़्त है या उसकी फाइंडिंग की किसी किस्म की कोई वक़्त है। ये एक गैर ज़रूरी कदम है और मुतनाज़ा कदम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर ओपन कोर्ट के अंदर इसको डिसाइड होना चाहिए। हुकूमती सतह के ऊपर जो भी बात की है साकिब बशीर साहब ने और उसकी जो वजूहात बताई हैं, और जैसे मेरे बड़े भाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने बताई हैं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कमज़ोर करने की तरफ होगा कि अगर अदलिया के मामले की तहकीकात जो हैं वो हुकूमत का कायम करदा कोई भी कमीशन जो है वो करेगा, चाहे वो किसी रिटायर्ड जज के ऊपर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। और अब जो आपने दरख्वास्त दायर की है, इसके अंदर आपने वाज़ेह तौर पे कहा कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है, आपको ऐसा लगता है, और साथ ही आपने कहा कि 1 हफ़्ता कबल बहरिया टाउन के मुकदमात में सख्त अहकामात के बाद 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है, महज इत्तफाक नहीं। ये वजह क्या आप क्यों समझते हैं मियां दाऊद साहब? इसको आप सर्कमस्टांशियल एक टर्म इस्तेमाल होती है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जिसे वाक़याती शहादत जो है वो बोलते हैं। वाक़यात आपको इशारा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि ये मामला जो है वो किसी तरफ जा रहे हैं। मैं पहले बहरिया टाउन के का जो मैंने ग्राउंड ली है वो इस तनाज़र में ली है कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ामात आयद किए थे तो वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो है वो आयद किए गए थे, और उससे पीछे अगर हम चाहें यानी कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर में बहरिया टाउन की प्रोसीडिंग्स को देखें हम, तो वो बड़े सख्त अहकामात जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच की तरफ से दिए गए थे। और उसके बाद जो है फिर ये मामला कमिश्नर रावलपिंडी को जो है वो लॉन्च किया गया, और फिर उनके इल्ज़ामात की कोई तहकीकात नहीं की गई, किसी ने उनको जेल में नहीं डाला, किसी ने उनसे सबूत नहीं मांगे, किसी ने उनको जो है वो जांच पड़ताल, पूछ पड़ताल कुछ भी नहीं की, और वो मामला हम सब ने दबा दिया। अब फिर पिछले हफ्ते जो है वो जैसे ही बहरिया टाउन के मुकदमे के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सख्त अहकामात जारी किए गए और रिकॉर्ड मांगा गया कि इनको ज़मीन किस तरीके से कैसे ट्रांसफ़र की गई, तो आप देखें ये 6 जज साहबान का एक लेटर आ गया है, और उस लेटर के को आप उसके मंदरजात की तरफ जाएं
तो बतौर वकील ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि 6 हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनको ये नहीं पता कि उन्होंने लेटर कहाँ पे लिखना है, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने इस लेटर के अंदर प्रेयर क्या करनी है। अच्छा फर्ज कर लें मैं आप और नहीं, ये जो आप, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेसिस के ऊपर ही आप बात करें तो उस तरीके से तो और आपने क्योंकि इनको सियासत ज़दा करने की बात की है कि सियासत ज़दा है, किसी सियासी जमात के इशारे के ऊपर इस किस्म का काम कर रहे हैं। जजेस की साख के ऊपर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। इनमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं जिनकी अपॉइंटमेंट को PTI ने मुखालफत की थी, इनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जिन्होंने मरियम नवाज को एवनफील्ड केस में बरी किया था। मतलब हर तरह के सियासी फैसले दे चुके हैं। मोहसिन कियानी साहब ने लापता बलोच तलबा केस में भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। तो हर तरह के केसेस तो जज साहिबान सुनते हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के इशारे पर ये काम कर रहे हैं? ये वही जज साहबान हैं जिन्होंने इमरान खान को एक ब्लैंकेट किस्म की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल किसी मुकदमे के अंदर बिल्कुल गिरफ्तार ना किया जाए। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के दर्जनों सैकड़ों कारकुनों को, रहनुमाओं को जो है वो जमानतें दी थी। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने इमरान खान को तोशा खाना के अंदर जिले केस के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दी थी। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने जो साइफर का केस है वो रीट्रायल में डाला था। तो मेरी गुजारिश ये है कि या तो ISI जो है वो इन तमाम मुकदमात के अंदर इन्फ्लुएंस कर रही थी, तो जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है वो तमाम मुकदमा जो है वो भी कलअदम करार देने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े तमाम मुकदमा 100 जो हैं वो तो उनके हक में गए हैं, वो मेरिट पर हुए हैं, लेकिन जो 2-3 मुकदमा साकिब भाई ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं जो खिलाफ आए हैं उनके अंदर ISI ने अप्रोच किया। सलाउद्दीन साहब, वजीर कानून से भी सवाल हुआ, मिसकॉन्डक्ट की बात अभी से उठना शुरू हो गई है हमारे यहाँ। ये तो ऑब्वियसली कानूनी मामलात हैं, से इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन एक विक्टिम ब्लेमिंग का भी तो एक हमारे अंदर एक आदत बन चुकी है कौमी तौर पर। सो आप समझते हैं कि ये बहस अभी जनरेट होना इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और साथ में फिर जो इन जज साहिबान सामिया साहब भी सवाल कर रहे हैं, जो फैसले ये करते रहे, ये जो मामलात इनके सामने ज़ेर समात हैं, उसके हवाले से भी एक सवाल उठेगा? देखिए, अव्वल तो बात ये है कि अगर कोई एक जज साहब की तरफ से कोई शिकायत होती तो शायद, ऑल्दो मैं तो समझता हूँ एक जज की भी शिकायत बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए। मैंने तो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में मैं बार एसोसिएशन इस्लामाबाद बार के लिए पेश हुआ था और उसमें मैंने मुतालबा किया था कि शौकत सिद्दीकी साहब को बेशक रिलीफ दें, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उसको कालादम करार दें, मगर उसके साथ साथ जो शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं ISI के अफसरान का नाम लेके, तो आप कम से कम उसमें तहकीकात करें। जब 8 में से 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिल के यही बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका मोटिव या ये कि वो किसी सियासी जमात पे कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मेरी राय में मैं सबके सामने तो पेश नहीं हुआ, मगर इनमें से ऐसे जजेस हैं जिनकी पाकिस्तान भर में उनकी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी की बहुत शोहरत है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर ये वाली, और मैंने भी वो बयान सुना था जिसमें इस किस्म की बात की थी मिसकॉन्डक्ट के बारे में, मुझे तो नहीं समझ में आता किस चीज़ का मिसकॉन्डक्ट। अगर जज के साथ ये इश्यूज़ हैं और वो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है, वहाँ कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद उन्होंने एक ऑप्शन ये थी कि जज साहब खुद से अपने के कंटेम्प्ट इशू कर देते या खुद जाके थाने में FIR दर्ज करा देते, ठीक है। मगर उससे पहले ऐसी डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले जज साहिबान ने कहा कि बेहतर है, और उन्होंने शौकत सिद्दीकी का केस अपना ज़ेरे नज़र रख के उन्होंने कहा कि फिर बेहतर है कि कल को ये ना हो कि हमारे खिलाफ उंगली उठाई कि आपने गलत बात पे गलत जगह कर दी, आपको ये बात कहीं और करनी चाहिए थी। तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पूछा कि अगर इस किस्म के वाक़यात किसी जज के साथ होते हैं तो आप बता दें कि ज़ाब्ता इखलाक में एक या तो उसमें आप कोई तरमीम लाएं या आप कोई मशवरा दें कि जजेस को इस ऐसे मामलात को कैसे टैकल करना चाहिए। आखिरी बात यह है कि देखें, अगर मैं नहीं समझता ये मिसकॉन्डक्ट वगैरह का तो ऐसे ही वो शोशा है, मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई होगी। इशू मगर ये है कि अगर
ये एलिगेशंस अंडर द कारपेट कर दिए गए। जिस तरह माजी में जब जजेस ने किसी एक आध जज ने फट के कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है, हमारा ये होता है कि अगर वो फैसला गलत होता है तो हम बाद में जाके 2 साल बाद, 4 साल बाद या 40 साल बाद उस फैसले को दुरुस्त कर देते हैं, मगर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं होता। आपको हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ दें, शौकत सिद्दीकी वगैरह, बल्कि फाइज ईसा साहब के भी कई ऐसे इल्जामात थे, लेटर्स थे, मगर आप डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल पे देख लें, जज वो जो थे अरशद मलिक, जिन्होंने वीडियो बनाई कि नवाज शरीफ के केस में मेरे ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज का दबाव था, उसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट जमा करा दिया कि नहीं, मेरे ऊपर तो एक्चुअली शरीफ फैमिली का ही दबाव था, मगर उन जज साहब को तो आपने नौकरी से बाहर निकाल दिया, मगर उन जज साहब की एलिगेशंस थी, चाहे इस तरफ थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ थी या किसी सियासी जमात की तरफ थी, वो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी अदलिया की कि उन इल्जामात की तहकीकात करे? ये तमाम मामले हम जब तक हम ब्रश असाइड करते रहेंगे, अंडर द कारपेट करते रहेंगे, तब आप मैसेज हर जज को ये भेज रहे हैं कि भाई आपने जो भी आपके मामलात हैं आप खुद ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ तय करें, हमारा जो इदारा है वो कलेक्टिवली आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज पे अर्ज कर रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि वो अगर उनके चीफ जस्टिसेस ने या माजी के जो चीफ जस्टिस हैं जिनको शिकायत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको शिकायत की गई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आगे जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में तमाम जजेस जो हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें, महसूस करें। मैं साकिब साहब, ये जो मियां दाऊद साहब की पिटिशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहते हैं कि मामला, इसकी जो टाइमिंग है ख़त की वो मशकूक है, और जिस तरह उन्होंने अभी कहा कि कैसे हो सकता है कि इन 6 जज साहिबान को नहीं पता था कि इन मामले को मुतालबा उन्होंने कहाँ करना है। एक तो मियां दाऊद साहब दोस्त हैं हमारे, मैं मादत के साथ उनसे इख्तलाफ करूँगा। ये 6 जज जो हैं, मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये जो मियां साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई पीटीआई का केस था और मलक रियाज और इस किस्म का केस था, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, ये नाम मैं बता देता हूँ आपको। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनके आप फैसले चेक करें, इन्होंने जो फैसले दिए हुए हैं, सबसे पहले जिसने मिसिंग पर्सनस के केस में पूरी हरारकी को जुर्माने किए हैं और उनको कहा है कि इनको अपनी अपनी पोजीशन से हटा दें, वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे और दूसरे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। इसके अलावा भी इतने फैसले मौजूद हैं और हम इनकी कोर्स कवर करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, ये बड़े जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान हैं, ये बड़े इंटेग्रिटी वाले और इंडिपेंडेंट माइंड वाले जज हैं। और ये सारे जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, ये इन पे इल्ज़ाम लगाना मेरा ख्याल में ये तो उनकी किरदार कुशी करने के मुतरादिफ है। बाकी जो ये बात की है मियां साहब ने कि उनको फला केसेस में दी गई, मियां साहब बेहतर जानते हैं, मुझे ये लिस्ट दे दें पूरे पाकिस्तान में कि किसी एक बंदे के खिलाफ 100 केसेस भी होते हैं, मतलब बताएं ना, मेरे खिलाफ 1 FIR होगी, किसी और के खिलाफ 4 FIR होंगी, 100 केसेस होते हैं। जब एक बंदे के खिलाफ आप फ्रिवलेस 100 केसेस बना दें तो क्या ये जो आईनी अदालतें हैं ये उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे? प्रोटेक्शन देनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, 12 मई का मामला है, 12 मई को हाई कोर्ट में वो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मतलब मुख्तलिफ केसेस हैं, उनके खिलाफ 10 केसेस में जमानत दी है उन्होंने। 10 केसेस में जमानत पता है किस तरह होती है? एक 144 का थाना जो है वो बाराकाऊ में मुकदमा हुआ है, उसमें भी उनकी पार्टी की लीडरशिप है। एक कोसार में हुआ है, उसमें पार्टी लीडरशिप है। एक जनाब कोई गोल्डा थाने में हुआ है, उसमें भी पार्टी लीडरशिप है। अब ये सारे फ्रेवलेस किस्म के केसेस हैं, ये केसेस कोई मैटर ही नहीं करते। इसमें काउंट करके आप कहें कि 15, 20 या 25 में बिल्कुल मैटर नहीं करते। और इसमें जो प्रोटेक्शन है, चलिए आप उनकी अगर वो कुछ पॉइंट रेज करें। जी जी जी। और आपको कैसे मिल गया है? मैं आपको ये कह, अभी रिसेंटली जो पिछले 2 हफ्तों में जो जजमेंट्स आई हैं, जिन 3 केसेस में उनकी एक्विटल हुई है, फिर 2 केसेस में उनके फैसले आप पढ़ के देख लें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको जजमेंट दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, कैसे ये जजमेंट दे सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं, क्या 100 जगह के ऊपर वकूवा नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते तकरीबन 5-6 केसेस की जजमेंट्स आई हैं, जिनको मैं पहले भी फ्रिवलेस कहता था,
उसकी जजमेंट्स आप पढ़ के देख लें कि एक बंदे के हवाले से कोई मौजूदगी कुछ भी नहीं है। और रिमार्क्स की तो हद तक बाकी भी जो कहा गया कि उजरत बाकी पे मैं बनाया बताता हुआ हूँ, लगता है बाकी जो केसेस है ना, ये साइफर वाले केसेस, इन साइफर वाले केसेस का जो हशर आप अभी आइंदा हफ्ते आप देख लीजिएगा। मैंने तो काफी अरसे से मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये नहीं कह सकते कि अब हवा में जी ये भी हो गया और वो भी हो गया, अब बंदे को जेल में भेज दें। ये साइफर केस का जो हशर होना है अभी नेक्स्ट वीक आप देख लीजिएगा। अभी मतलब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। और बाकी जो इन्होंने मतलब जो पॉलिटिकली मेरे लिए हैरान कौन है, और आप सबसे जो खौफनाक जो चीज मुझे लग रही है कि उन जजेस ने ये आखिरी अरबा था उनका, ऐसा नहीं है कि वो बेचारे जो है वो उन्होंने वो किया, मतलब सरेंडर करना और अपने आप को कहना कि मैं बेबस हूं, ये आखिरी अरबा होता है। मैं मियां साहब से ब्रेक की तरफ जाने वापस आके जरूर पूछना चाहूंगी उन्होंने क्यों महसूस किया इतना फौरी इस तरीके से। मुझे इजाजत दिएगा मियां साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ वापस आके आप इस पे बात जरूर कीजिएगा। मैं साइफर केस पे भी साकिब साहब से बात करना चाहूंगी और मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी अहम पेशरफ्त है शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें 6 जज साहिबान की तरफ से जो खत लिखा गया था उसके हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं और हुकूमत इस बात का ऐलान करती है कि वो एक कमीशन बनाएंगे एक साबिक किसी जज साहब के ऊपर मुश्तमिल। मियां दाऊद साहब, जो हम आपकी पिटिशन के हवाले से बात कर रहे थे, आपने भी शको शुबात का इजहार किया है इन जज साहिबान के हवाले से। इस वक्त इसकी टाइमिंग को भी मशकूक करार दिया है। जहां हमारे यहाँ आजकल हर चीज़ को शक की नज़र से ही देखा जाता है, तो कहीं आपकी इस पिटिशन दायर करने को भी शक की नज़र से ना कहीं देखा जा रहा हो कि इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी या क्या अनासिर कार फरमा थे। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पीछे आपके क्या जज्बात थे जो आपने इन तमाम जज साहिबान की साख के हवाले से शुबात का इजहार कर दिया। देखिए अब्सा बेटा, पब्लिक का ये राइट है, वो हर तरह का कमेंट कर सकते हैं और उसके कमेंट को उनकी तनकीद को बड़े खुले दिल के साथ सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये मामला हमने साकिब निसार साहब के दौर से बहुत सारी चीज़ों को बड़े करीबी जो है वो विटनेस किया हुआ है, और जो तहरीक इंसाफ पर्पज़ ऑब्टेन करना चाह रही थी पिछले 1 साल से, वो पर्पज़ इस खत से अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। मसलन तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ और आमर फारूक साहब के खिलाफ स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्शन रेज कर रही है कि इनको तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के मुकदमात से जो है वो अलग किया जाए। तो क्या आप देखें कि इस खत से वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। जो मुतालबा, जो लैंग्वेज, जो टोन, जो स्टाइल तहरीक इंसाफ का है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, वही इस लेटर से पर्पज सर्व हो रहा है। मैं कतन इस बात का हामी नहीं हूं कि अदलिया के अंदर किसी भी तरह की मुदाखलत जो है वो होनी चाहिए। मैं कतन इस बात का भी हामी नहीं हूं कि जज साहबान को ये लाइसेंस दे दिया जाए कि वो सियासी जमातों की तर्जुमानी करते फिरें, जिसकी बुनियाद जस्टिस साकिब निसार साहब रख कर गए हैं। मैं अपने बड़े भाई बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की तमाम बातों से इत्तफाक करता हूं, सिर्फ एक बात से इख्तलाफ करता हूं कि जज साहबान जब हेल्पलेस हो गए तो भी उनको ये नहीं करना चाहिए था कि वो लेटर लिखते। मेरे इस आइन ने मैं बताता हूं, मेरे इस आइन ने इन जज साहबान को ये इख्तियार दिया है कि उस जज को, उस मुदाखलत करने वाले अफसर को, वो ISI का है, IB का है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, CTD का है, डिप्टी कमिश्नर है या कोई भी है, उसको मौके पे गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। इस आइन के तहत उसको 204 के तहत शो का नोटिस जारी करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ क्या? इससे पहले कभी शिकायतें तो ऐसी रहीं हजारों बार। दूसरी चीज ये बताएगा कि जब वो 10 मई 2023 को एक खत लिख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें खुफिया इदारों के एहलकारों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई के हवाले से वो बात कर रहे हैं। साथ ही एक फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा उन्होंने फरवरी 2024 में कुछ अर्सा पहले भी किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दीगर अदालतों में इंटरफेरेंस और सर्वेलेंस के हवाले से भी उन्होंने इसी तरह की बात की है। तो इससे बढ़कर हमारे पास कौन सी मिसाल है जहां जज साहिबान ने खुफिया इदारों के एहलकारों को बुलाया हो? बेटा मैं अपनी और मुझे अच्छा लग रहा है आप बेटा कह के मुखातिब करें। मुझे कभी किसी ने नहीं किया और आप मुझे इतनी उम्र सीधा लग नहीं रहे, क्योंकि मैं खुद इतनी कम उम्र नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। लेकिन चलें जी, मेरी बहन बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मेरी बात को मुमकिन है कि वो करें। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस खत को हम तस्लीम कर लेते हैं। हमने जुडिशल कन्वेंशन बुला लिया इस खत की रोशनी में, हम सब ने तकरीरें कर दी, तो क्या उससे ISI की मुदाखलत रुक गई? द आंसर इज नो। ये मुदाखलत रुकेगी कैसे? ये मुदाखलत ऐसे रुकेगी अगर कोई एक जज किसी एक अफसर को
शो का नोटिस जारी करता और दबाकर उसके खिलाफ फैसला जारी कर देता, चाहे वो अमल दरामद होता या ना होता। वो जब जुडिशियल ऑर्डर बनता ना तो फिर सबको कान खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर चले, मैं इस पे आगे जाती हूं। एक बात लास्ट में, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, आइन, मुदाखलत और सारी चीजें तब जो है वो मजबूत होगी जब अदालत, अदलिया ठोस ताकत के साथ फैसले करेगी। ऐसे नहीं करेगी जैसे इन जज साहबान ने कहा कि हम काजी फायज इसाद की तरह और शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह बहादुर नहीं है। भाई हम आपको बहादुरी देते हैं, हम आपकी ताकत हैं, आप करें फैसले, लेकिन आप सरेआम बुज़दिली का एतराफ कर रहे हैं। साकिब निसार साहब, साकिब बशीर साहब माफ़ कीजिएगा, ये कंटेम्प्ट लगा सकते थे ये जज साहिबान, ये जिस तरह ये बात करें, कह रहे बुज़दिली का मुजाहरा किया गया, और माजरत मैंने आपका नाम गलत बोल दिया। नहीं, कोई मसला नहीं। असल में मियां दाऊद साहब जो है वो मैं फिर कहूँगा हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर उनसे इख्तलाफ करूँगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो है वो हमारे सीनियर भी हैं और बड़ा सीखते हैं हम उनसे। हम तीनों एक चीज़ पर मुत्तफिक होंगे कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहे हैं मियां दाऊद साहब? आइडियल, आपकी जुडिशरी आइडियल है कि जी कंटेम्प्ट कर दें, बुला लें, गिरफ्तार करा दें? कहाँ की बात कर रहे हैं? मिसाल है माजी की? कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले रिसेंट पास्ट में, पिछले 10 माह में जिस तरह अदालती जो ऑर्डर्स थे उसको हवा में उड़ाया गया, उनको ये एग्जीक्यूटिव लिफ्ट ही नहीं कराती थी। ये मैं हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। एक कंटेम्प्ट शुरू की जस्टिस बाबर सत्तार ने एक डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ, तो पूरी जो एग्जीक्यूटिव वो आ गई। लेकिन मजे की बात ये है कि जब वो कंटेम्प्ट वहां पे प्रोसीडिंग चल रही थी, वो फैसला भी आ गया। तो अगला सवाल ये है कि इन कंटेम्प्ट शुरू होने से फैसला होने तक क्या दरमियान में वही एग्जीक्यूटिव का जो अफसर था उसने कोई और गलती नहीं की? तो मेरा जवाब है नहीं, उन्होंने की है। मसला ये है कि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है। जिस किस्म के जो एलिगेशंस हैं, इन एलिगेशंस को मेरा ख्याल में इसको सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। और मैं मियां दाऊद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मियां साहब से मसला तो हल ना होगा कि ये इसको सियासत की भेंट ना चाहे। ये पूरी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, ये प्योरली एक कानूनी मामला है और पूरा सिस्टम इन पे जाएगा। और अगर इसमें एक और मैं बात बताऊं, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, चलें सवाल जी मियां साहब, मेरा साका भाई से क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमने इस लेटर को मान लिया, इस पर अमल दरामद हो गया, हमने जुडिशियल कन्वेंशन बुला लिया, तकरीरें हो गई, तो क्या इससे अदलिया में मुदाखलत रुक जाएगी? ये बता दें बस। कन्वेंशन की बात तो चले, तमाम जज साहिबान इज़हार करें। नहीं, उनका मतलब यही था कि तमाम जजेस को बुलाया जाए। सूरत हाल मतलब इतनी को आइडियल नहीं है, बहुत सारे सवालात हैं मुख्तलिफ और हाई कोर्ट्स के जजेस के भी हैं। फिर एक और मैं बात करूंगा कि एक जो बात ये करते हैं ना कि उन्होंने खत लिख दिया, खत तो उन्होंने पब्लिक नहीं किया। ये उन जजेस को आप क्रेडिट देंगे और उनकी बहादुरी और जुर्रत को भी आप जो है वो, मेरे ख्याल में सलाम है उनको कि 10 मई 2023 से ये चीजें शुरू होती हैं खतों किताबत वाली। 25 मार्च को ये भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में और 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से ये लेटर जो है, ये हाई कोर्ट से लेटर लीक नहीं हुआ। ये उन्होंने इस क्रेसी रखी, उन्होंने अपने अंदर जो भी खतो किताबती चीजें थी 10 मई 2023 से 25 मार्च 2024 तक कहीं पब्लिक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पब्लिक को लेटर लिखा है। इसके अलावा एक और जो बात है, ये जो फरवरी वाला लेटर है उसमें जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके हवाले से काफी चीजें लिखी गई हैं और बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। और सबसे बड़ी सर्वेलेंस और इंटरफेरेंस की बात है, फिर क्रैकर फेंकने की बात है। ये एक चीज तय है, अगर इस चीज को लॉजिकल एंड तक ना पहुंचाया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट असरअंदाज होगा उस पर, और ये मेरा ख्याल में मतलब इदारा कैसे चलेगा। फिर इसका असर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे आएगा कि अगर हाई कोर्ट ताकतवर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तो बिल्कुल बेबस होगी। मैं सलाउद्दीन साहब, ये जो TORs के हवाले से हुकूमत ने बताया आज वजीर कानून ने कि माजी के वाकयात भी इसके अंदर शामिल होंगे, तो आप समझते हैं कि उस वक्त के जो एक तो इससे पहले जो शिकवे शिकायत रहे बिलखुसूस नून स्पेसिफिक, और फिर ये मामलात जहां खत में लिखते हैं कि हमने साबिक चीफ जस्टिस के सामने भी रखे और दीगर शख्सियात के सामने भी रखे लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो ये इस तरीके से मामला आगे पीछे हो जाएगा, बहुत कुछ इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, असल इशू से हट जाएंगे, या यही दुरुस्त तरीकाकार होगा कोर्स करेक्शन के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आपने इस कमीशन को एक्टिव रखना है और इफेक्टिव रखना है तो उसका TOR कन्फाइंड हो,
क्योंकि वरना वैसे माजी में नो डाउट अपना ये शौकत सिद्दीकी साहब वाली बात थी, अपना मैंने अरशद मलिक साहब का हवाला दिया, उससे भी आप पीछे जाएं, अपना इफ्तिखार चौधरी साहब का जब केस चल रहा था, आपको याद है कि उसमें जज साहिबान को अपनी घरों के अंदर की तस्वीरें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान दिखाई गई थी कि हमें हमारी पहुंच यहाँ तक है। उससे पहले अगर आप देख लें 1996 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब डिसोल्यूशन का केस चल रहा था, तो वन ऑफ द ग्राउंड जिस पे डिसोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की थी, उसमें वो जजेस की टैपिंग हो रही थी, उनके सारे फोन्स की, उनके घरों की वगैरह, वो सारी डिटेल्स आई थी। किसी भी केस में मगर कभी ये स्टेप नहीं उठाया गया कि एक्चुअली जो लोग ये टैपिंग के लिए के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन हो। दूसरी बात यहाँ से, और उसके लिए बड़ा फोकस्ड रह के इस इशू को टैकल करना चाहिए, ना कि आप उसको इतना वसी बना दें कि बिल्कुल फिर कुछ कभी कोई वो तय हो ही ना पाए। दूसरी बात जहाँ तक एक मेरे भाई मियां दाऊद साहब ने की थी कि जज साहिबान के पास ये भी ऑप्शन थी कि कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कर सकते थे, मगर देखें जज साहिबान, और वही जो साकिब साहब कहते हैं कि प्रैक्टिकल हम अपने मुल्क के हालात भी देखें, अपना प्रैक्टिकली जज साहब खुद जाके कंटेम्प्ट नोटिस लेके किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में जाके कर्नल साहब को या ब्रिगेडियर साहब को लेके नहीं आ सकते। किसी वो थाने, वो जो वारंट है वो भी कोर्ट का अफसर या फिर समन्स कोर्ट का अफसर या फिर कोई थानेदार जाएगा किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को जबरदस्ती कोर्ट में लाने के लिए अपना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में। इट्स एन इम्पॉसिबल अगर और इसीलिए उसकी एक मिनट पूछूंगी मैं सर आपसे जरूर जी। इसीलिए इसके लिए जरूरी था कि आप तमाम जिम्मेदारी किसी रिटायर्ड जज को ना सौंपे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए जुडिशल कन्वेंशन को भी मैं उसी तरह देख रहा हूं कि अगर सारी जुडिशरी में पाकिस्तान में ये डिफरेंट लोग अपनी मिसालें देंगे, मैं आपको सिंध हाई कोर्ट में बता सकता हूं कई जजेस के साथ इस किस्म की चीज पेश हुई है अपना, तो वो जब बैठ के कलेक्टिवली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उसके बाद जुडिशरी कोई कलेक्टिव एक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट की कोई फुल कोर्ट बैठती है, वो हुक्म जारी करती है, तो उसका वजन और होता है, उससे फिर तमाम जजेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील कर सकते हैं। सही, बिल्कुल भी। ये एक शॉर्ट ब्रेक के मियां साहब आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप कह रहे थे कि मुमकिन है, तो कैसे मुमकिन है, क्या मिसालें मौजूद है? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, मुख्तसरन तीनों मेहमानों का एक कॉमेंट शामिल करेंगे। दाऊद साहब, आप पहले क्विकली ये बता दीजिए कि आप कह रहे थे कि ये मुमकिन है कि वो कंटेम्प्ट लगाते एजेंसीज के एहलकारों के ऊपर, क्या इसकी मिसालें आप बताना चाह रहे थे? लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ मिदा साहब पिंडी के अंदर लापता अफराद के मुकदमे की समाअत कर रहे थे और उनमें उनका हुक्म जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था, और उन्होंने जज एडवोकेट जनरल को हुक्म जारी किया और उनके वारंट जारी किए कि अगले दिन या कोई तारीख मुकर्रर की कि वो पेश हो जाएं। तो अगली तारीख से पहले ना सिर्फ रिकॉर्ड आ गया था, बल्कि उनका सीनियर अफसर जो है वो अदालत में आकर जवाब भी देकर गया था। मैं इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि लाहौर हाई कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का जज जो आइन के तहत हलफ उठाता है वो एक सेकंड के लिए भी कमजोर हो सकता है। मैं इस बात पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूं। चलें, अब यहाँ पर तो साकिब साहब ये भी हुआ कि अभी पिछले दिनों 5 लोगों को जो 9 मई के वाकयात के थे, जिनको जमानत बनती है तो कहा रिहा कर दिया जाए, बाद में MPO के तहत इत्तलात है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ये हुआ। आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि अब आप बल्कि आप साइफर केस के ऊपर कुछ बात कर लें कि उसका आपको क्या मुस्तकबिल नजर आता है, या इसी को अगर आप कंक्लूड करना चाहें। साइफर केस जो है वो जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ढूंढ रही है कि ये साइफर जिसकी बुनियाद पर आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया है, उस साइफर ना साइफर की कॉपी, ना साइफर का मतन, ना टेक्स्ट किसी जगह किसी लम्हे रिकॉर्ड पे नहीं है, ना अदालत को दिखाया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक पूरी जो है वो चेन है, उसमें मरकजी जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ही नहीं है। तो ये साइफर का जो असर होता नजर आ रहा है। दूसरी जो बात मियां साहब ने की है, ये जो मियां साहब ये जो चीज़ें इस लेटर में लिखी गई हैं ना,
इस लेटर को आप उधर कंपेयर जो जहाँ पे आप कर रहे हैं वो आसान नहीं है, और जो रास्ता ये जजेस ने अपनाया था और वो रास्ता मेरा ख्याल है बड़ा परफेक्ट था। और अब भी सुप्रीम कोर्ट जो भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को फिर भी इसको दोबारा नजरसानी करके सिटिंग जजेस को बैठाना चाहिए ताकि ये लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। ये तो मजाक लग रहा है कि आप रिटायर्ड जज को जो है वो कमीशन बना दें। सही। अब मैं सलाउद्दीन साहब आपसे एक मुख्तलिफ मौजू पे, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं, इस मामले पे कमेंट चाह रही हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस हवाले से बयान जारी किया। दूसरी तरफ एक सियासी मामला भी है। नून लीग जो सियासी मुखालिफ है पीटीआई की, वो भी इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसले सुनाने के हवाले से सवाल उठा रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाज़त दी कि जिनकी ईद के ऊपर रिहाई बनती है उनको इजाज़त दी जाए। इससे पहले मिलिट्री ट्रायल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ही ने एक रुकावट बनी। तो अब ये समझा जाए कि ये जो मशरूत इजाज़त दी है वो तस्लीम किया मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखें, वो नेचुरली फाइनल फैसला जो होगा, तो अगर कोई बीच में कोई फैसले सुनाए भी गए हैं तो वो भी फिर या सेट असाइड होंगे या जो भी तरीक़ेकार है। मगर मैं समझता हूँ कि जब जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल सही था, प्रॉपर कोजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे था। उसकी अपील में उसको फौरी तौर पे सस्पेंड करना, मैं समझता हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स की किसी भी आइन या कानून के तहत कोई भी सिविलियन ट्रायल जो है वो वेरी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो ये मामलात जल्दी से जल्दी तय करें और फाइनल इसमें फैसला सुनाएं, ना कि जितना ये ड्रैग आउट होता होगा रहेगा तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन जुडिशल सिस्टम इम्पैक्ट होगा। बहुत ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, साकिब बशीर साहब आपका, मियां दाऊद साहब, आप तीनों के कीमती वक्त नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अब देखते हैं कल काबीना की मीटिंग काबीना का इजलास होता है ये नहीं होता है तो उसके अंदर क्या इस बात पे गौर किया जाता है कि जानिबदारी पे सवाल उठेगा। एक आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।